हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये क्लास है आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस की। आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो 10 MCQs हम कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है आपका वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जल्दी से रेडी हो जाइए क्विज के लिए। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन के न्यू क्वेश्चंस हैं, मतलब थ्योरी पार्ट है, वो आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पूनम, हेलो रानी, हेलो मधुमिता। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका क्वेश्चन है और आंसर्स आपके सामने हैं। तो अगर आपने वीडियोस देखी है तो आई होप आपको वीडियो के थ्रू ये जो टॉपिक था इजीली क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और अगर आप नहीं उतने जल्दी आंसर कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आंसर करिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कलेक्शन होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। ऑप्शन बी है आपका, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ लॉजिकल डेटा। ऑप्शन सी है आपका, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ लॉजिकल डेटा। एंड ऑप्शन डी है, इट इज़ रिलेशन ऑफ लॉजिकल डेटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मीनिंग पूछ रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, कि डेटा इंटरप्रिटेशन की मीनिंग क्या है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डेटास को का जो मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करना, उस मीनिंग को निकालना या उस मीनिंग को एनालाइज करना। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा सी, दैट इज इट इज़ द एनालिसिस ऑफ लॉजिकल डेटा। तो राइट आंसर आपका सी है। यहाँ पे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की मीनिंग पूछ रहे हैं और सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो डायरेक्टली आपके लिंक्ड हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। बट रियल मीनिंग जो होगी, उसकी लिटरल मीनिंग जो होगी वो ये होगी कि हम डेटास को वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसके मीनिंग का इंटरप्रेट करते हैं, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द लिटरल मीनिंग ऑफ डेटा इज। डेटा का लिटरल मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कुछ मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो वीडियो प्रोवाइड की है उसी से बनाया है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैंने ईजी टू मॉडरेट ही रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिटरल मीनिंग ऑफ डेटा इज। जल्दी से आंसर कर दीजिए अगर आपको पता हो तो। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका टू कलेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका टू गेट, ऑप्शन सी है आपका टू नो एंड ऑप्शन डी है आपका टू गिव। तो अगर आपने पढ़ा हो, वीडियो देखी हो, तो मैंने इसीलिए पहले भी बोला था कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स पढ़िए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने नहीं परचेज़ किए हैं, तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ओके, तो यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है, इनफैक्ट किसी का भी सही आंसर नहीं है। तो राइट आंसर है आपका डी, जिसका मीनिंग होता है टू गिव। जो डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड का लिटरल मीनिंग है टू गिव। ओके, और एक और मीनिंग होती है टू गिव समथिंग, टू गिव और टू गिव समथिंग, ये इसकी डेटा की लिटरल मीनिंग है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए। ओके, मोनिका वीडियो नहीं देखा। ओके, तो इसलिए आप लोगों का रॉन्ग हो रहा है आंसर। तो वीडियो देख लीजिए, अगेन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो हो सकता है इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए। तो अगेन बेसिक क्वेश्चंस हैं, इजीली आप लोग कर पाएंगे। तो क्या होगा, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। शारदा, मोनिका और जितने लोग भी हैं जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ऑप्शन ए है आपका, द सिंगुलर ऑफ डेटा इज डेटम। ऑप्शन बी है आपका, द प्लूरल ऑफ डेटा इज डेटास। ऑप्शन सी है आपका, डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एंड ऑप्शन डी है आपका, क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल इन नेचर। तो क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू की बात करेंगे तो इसमें से क्या नहीं करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी अगर आप देखें तो इनमें से ऑफकोर्स कोई एक ही होगा जो ट्रू होगा। तो ए जो है आपका वो ट्रू है, दैट इज द सिंगुलर ऑफ डेटा इज डेटम। द प्लूरल ऑफ डेटा इज डेटास। तो आपको ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, द प्लूरल ऑफ डेटा। ऑफकोर्स जब जिस डेटा का सिंगुलर डेटम होगा तो प्लूरल तो डेटा ही होगा ना। तो राइट आंसर है आपका बी आपका इनकरेक्ट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो अच्छे से देखिए ऑप्शन सारे, वीडियो को पॉज करके देखिए।
तो ऑप्शन ए है आपका डेटा इज thought to be the lowest unit of information from which other measurement and analysis can be done. ऑप्शन बी है आपका डेटा कैन बी नंबर्स, इमेजेस, वर्ड्स, फिगर्स, फैक्ट्स और आइडियाज. ऑप्शन सी है आपका डेटा इज प्लूरल ऑफ डेटम विच लिटरली मीन्स टू गिव और समथिंग गिवन. ऑप्शन डी है आपका डेटा इन इटसेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एंड to get information from the data one must not interpret it into meaningful information. तो यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव बात की हुई है कि डेटा क्या है, डेटा खुद से आप डेटा को समझ सकते हैं, डेटा को देखकर उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंटरप्रेट करिए किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में. तो अब आपको पता है कि जब तक कोई भी आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालोगे, तब तक उन नंबर्स के आपके सामने कोई भी उसका कोई भी पर्पज़ नहीं रहेगा, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा. तो राइट ऑप्शन है आपका डी, दैट इज ऑप्शन डी इज स्टेटमेंट डी इज़ नॉट करेक्ट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी डेटा मीन्स. प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, ये है. अगेन बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए. ऑप्शन ए है आपका डेटा विच आर क्वालिटेटिव इन नेचर, वो डेटा जो कि क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में. ऑप्शन बी है आपका डेटा विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, वो डेटा जो कि क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में. ऑप्शन सी है आपका ओरिजिनल डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड स्पेशली फॉर द पर्पज इन माइंड. एंड ऑप्शन डी है आपका डेटा दैट हैज़ बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एंड रेडिली अवेलेबल फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो जल्दी से आंसर कर दीजिए. ये तो सबको ही आंसर कर सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज ओरिजिनल डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड स्पेशली फॉर द पर्पज इन माइंड. फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड with primary data from another purpose for our purpose we refers to it as. तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो घूमी हुई है, बट आप इजीली इसको समझ सकते हैं. ऑप्शन ए है आपका क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी है प्राइमरी डेटा एंड ऑप्शन डी है सेकेंडरी डेटा. वो सारे डेटा जो कि हम जिन डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं विद प्राइमरी डेटा, और वो प्राइमरी डेटा को हमने कलेक्ट किया होता है स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके, बट हमारा जो पर्पस होता है वो पहला पर्पस नहीं होता है, वो पर्पस हमारा सेकेंडरी पर्पस होता है. तो ऐसी सिचुएशन में हम उस डेटा को क्या बोलेंगे. ओके, तो राइट ऑप्शन है आपका डी, दैट इज सेकेंडरी डेटा. वो सारे डेटा जो कि किसी और डेटा पे बेस्ड होंगे, जिनके किसी और डेटा के लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया हुआ था, तो वो सारे डेटा आपके क्या होंगे, आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन पर्पजेज प्राइमरी डेटा इज अनदर पर्पजेज. तो ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताइए. ऑप्शन ए है क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी है सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी है प्राइमरी डेटा एंड ऑप्शन डी है क्वांटिटेटिव डेटा. तो क्विज ओवर होने के बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद हम देखेंगे कि किसको क्या क्वेश्चन है. ओके, ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज सेकेंडरी डेटा. जो किसी एक के लिए प्राइमरी डेटा होगा वो दूसरे के लिए सेकेंडरी डेटा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा विच बी obtained from any sources including literature, industry, survey, compliances from computerized database and information systems and computerized or mathematical model of environmental processes are. इस तरह के डेटा को जो कि अदर सोर्सेज से लिए गए हैं, जिसमें लिटरेचर भी आता है, इंडस्ट्रियल सर्वे भी आते हैं, कंपिलेशंस आते हैं जो कंप्यूटराइज डेटाबेस पे बेस्ड हो, इस तरह के क्वेश्चन डेटास को हम क्या कहते हैं. ये क्वेश्चन है आपका. ऑप्शन ए है क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी है प्राइमरी डेटा एंड ऑप्शन डी है आपका सेकेंडरी डेटा. ओके, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ डेटा आर इन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में कितने सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं ये आपको बताना है. जल्दी से रिप्लाई कीजिए. ओके, तो दो टाइप ऑफ डेटा होते हैं. ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है. लास्ट क्वेश्चन है आपका डेटा दैट आर कलेक्टेड फॉर सम ऑफिशियल पर्पसेस
and include census and officially conducted survey are known as। ऑप्शन ए है आपका स्टैटिस्टिकल सोर्सेज डेटा, ऑप्शन बी है आपका नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेज डेटा। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। अगेन इजी आंसर है, जल्दी से आंसर करिए। तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल सोर्सेज डेटा। वो सारे डेटा जो कि किसी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाएं, जिसमें हम सेंसेक्स वगैरह या ऑफिशियली कंडक्टेड सर्वे को यूज़ करें। अब इन सारे सोर्सेज, ये जो सारे डेटाज हमने कलेक्ट किए हैं वो हमने स्टैटिस्टिकल मेजर्स के थ्रू ही कलेक्ट किए हैं, उनको प्रोसेस किया है। तो अगेन ये क्या होंगे, आपके स्टैटिस्टिकल सोर्सेज डेटा होंगे। ओके, सो ये आज आपके 10 क्वेश्चंस थे जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड थे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप बता दीजिए। ओके, पूजा के 9 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, मोनिका के 9 हैं आउट ऑफ 10। बाकी लोग भी अपने मार्क्स शेयर कर दीजिए। ओके, पूनम के 5 हैं आउट ऑफ 10, मिथुन के 8 हैं आउट ऑफ 10। तो काफ़ी कम लोग आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो देखिए, जब तक आपकी ये मंथ के एंड तक हम सेम यही टाइम रखेंगे, 5:30 का जो टाइम है आपका, इसी टाइम पे क्लासेस होंगी रेगुलर। और इसमें ये जो सीरीज़ चल रही है ये सीरीज़ ही चलेगी। उसके बाद इस मंथ के एंड के बाद हम डेली 50 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। ओके, रानी के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, शारदा के 8 हैं आउट ऑफ 9। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। पूजा, इस मंथ के एंड से, मतलब जब ये मंथ एंड हो जाएगा, आपका जून आएगा, जून में जितने भी डेज़ आपके एग्ज़ाम्स के पहले होंगे उसमें डेली हम मेगा क्विज ही लेंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे। टाइम मैनेजमेंट भी आपका ईजी हो जाएगा उससे। अजीत, मैनेजमेंट की क्लास अभी नहीं हो रही है, मैनेजमेंट की क्लास नहीं कंडक्ट हो पा रही है। कुछ वीडियोज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके प्रीति, आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो। यस मोनिका, वो एक्चुअली मैं उस टाइम पे आ नहीं पाई थी ऑनलाइन, तो इस वजह से मुझे टाइम चेंज करना पड़ा। अदरवाइज़ आपका यही टाइम फिक्स्ड है, इसी टाइम पे क्लास होगी। ओके, तो अगर जिनकी क्लास छूट जाती है तो वो बाद में वीडियोस देख लिया कीजिए। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस, और जो कि रिलेटेड होंगे आपके न्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विज। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज के लिए। हेलो मोनिका। ओके, तो ये आपका डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल सर्वे इज़ ऑल्सो नोन एज। स्टैटिस्टिकल सर्वे को हम और क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, हेलो पूनम, हेलो शबा, हेलो तृप्ति। ओके चलिए, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज सैम्पल सर्वे। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। स्टैटिस्टिकल सर्वे को सैम्पल सर्वे भी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, मैं आंसर्स बता रही हूँ, तो अगर आपको क्विज में परफॉर्म करना है तो आप उसके लिए पॉज कर दीजिए वीडियो, और बीच में जब आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर दे सकते हैं पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम पीरियड फॉर विच डेटा कलेक्शन हैपन्स इज नोन एज। जिस टाइम फ्रेम के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो पर्टिकुलर वर्ड क्या है इसके लिए, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए स्पेसिफिक पीरियड, ऑप्शन बी रेफरेंस पीरियड, ऑप्शन सी टाइम पीरियड एंड ऑप्शन डी ड्यूरेशन। तो आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे, सबका मतलब टाइम ही है, टाइम पीरियड ही है सबका मतलब, बट राइट आंसर आपका है बी, दैट इज रेफरेंस पीरियड। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेंसेक्स मेथड। इनमें से कौन सा एडवांटेज है सेंसेक्स मेथड का। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इसको। ऑप्शन ए है आपका, इवन द मोस्ट रिमोट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन गेट इंक्लूडेड इन द। ओके, एंड ऑप्शन बी है आपका, हाई कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन वेदर
द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिस्पोंडेंट, व्हेनेवर द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ऑप्शन सी है आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको एडवांटेज बताना है, तो अगेन राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज रिमोट, इवन द मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हैं, बट क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि आपको पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो वो कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नोन एज द स्टोर हाउसेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज कैन बी मेड, और एनालिसिस कैन बी मेड। तो किसको हम स्टोर हाउस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और एनालिसिस भी उसी से किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका रजिस्टर्स, ऑप्शन बी है सेंसेक्स, ऑप्शन सी है स्टैटिस्टिकल सर्वे एंड ऑप्शन डी है नोटबुक्स। तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए क्या होगा राइट आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका ए, दैट इज रजिस्टर्स। तो इसको भी, ये भी एक की टर्म है, इस टर्म को आप याद कर लीजिएगा। इसको स्टोर हाउसेस भी बोलते हैं। इनमें यहीं से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इसको एनालिसिस किया जाता है, तो इसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं, इसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। नोटबुक जो यहाँ पे, नोटबुक बस आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, क्योंकि रजिस्टर था तो यहाँ पे मैंने नोटबुक्स को लिखा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, under this method interviewers take the schedules, meet the informants and filling their replies। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो शेड्यूल लेते हैं और इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं और उनकी रिप्लाईज को फिल करते हैं। ओके, तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्विज खत्म हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं अपना। तो ऑप्शन ए है आपका टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है क्वेश्चनर्स, ऑप्शन सी है शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स एंड ऑप्शन डी है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो अगेन बहुत ही इजी आंसर है इसका, सी है। तो आपको इजीली यहाँ से आप जज कर सकते थे, अगर आपको नहीं भी पता था तो यहाँ पे शेड्यूल्स दिया है और इस क्वेश्चन में भी शेड्यूल्स बोला हुआ है। तो राइट आंसर आपका होगा शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surveyor collects the data himself or herself. The data so collected is reliable but is suited for small projects. This method is known as। तो अगेन एक डेफिनेशन दी हुई है और बताया हुआ है कि ये कौन सा मेथड है, पूछा हुआ है आपसे, बताना है आपको कि कौन सा मेथड है ये। ऑप्शन में है आपका टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है क्वेश्चनर्स, ऑप्शन सी है शेड्यूल सेंड टू इन्यूमरेटर्स एंड ऑप्शन डी है आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, तो ये जो मैंने आपको डेटा कलेक्शन के मेथड्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो सर्वेयर होता है वो खुद से जाता है, खुद से वो जो डेटा है वो कलेक्ट करता है। और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स आर एम्प्लॉयड टू कॉन्टैक्ट द रिस्पोंडेंट टू कलेक्ट डेटा। तो ये आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा मेथड है। तो ऑप्शन ए है आपका टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स, ऑप्शन सी है आपका शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स एंड ऑप्शन डी है आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है कि इसमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनको एम्प्लॉय किया जाता है और वो जाते हैं रिस्पोंडेंट के पास और वहाँ से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी शेड्यूल्स की बात नहीं की गई है, तो अगेन आपका शेड्यूल्स तो यहाँ पे हट ही जाएगा, एलिमिनेट ही कर देंगे हम सी को। देन अगेन टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टेलीफोन वर्ड नहीं आया हुआ है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स को एम्प्लॉयड करने की बात की जा रही है। मतलब जो पर्सन है वो खुद नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने, बल्कि वो इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करेगा और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर्स डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो राइट आंसर होगा आपका बी, दैट इज कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेथ सर्टिफिकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेथ सर्टिफिकेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी है आपका सेकेंडरी पब्लिश्ड डेटा, ऑप्शन सी है आपका सेकेंडरी अनपब्लिश्ड डेटा एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके,
सी अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद आप पूछिए। तो पूछा हुआ है कि डेथ सर्टिफिकेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज सेकेंडरी पब्लिश्ड डेटा। डेथ सर्टिफिकेट को हम पब्लिश करते हैं, वो सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, इसलिए आपका पब्लिश डेटा होगा। सेकेंडरी इसलिए होगा क्योंकि कोई और पर्सन उसको पब्लिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है आपका प्रोसेस डेटा, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइज डेटा, ऑप्शन सी है कलेक्टेड डेटा एंड ऑप्शन डी है इंटरप्रेटेड डेटा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। रॉ डेटा या फिर अनग्रुप डेटा जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। आई थिंक आज काफ़ी सारे लोगों का गलत हो रहा है, तो बेसिक्स क्वेश्चन ही हैं अगेन, बट ओके, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज कलेक्टेड डेटा। इसको भी आप याद कर लीजिए, कलेक्टेड डेटा आर ऑल्सो नोन एज रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। ओके, तो ये डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है। जब मैं वीडियो करा रही थी तो पहली ही लाइन में ये आपका डेफिनेशन दिया हुआ था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इनटू डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज। ऑप्शन ए है आपका कलेक्शन, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी टेबुलेशन एंड ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन। जल्दी से बताइए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम ग्रुप करते हैं डेटास को इन डिफरेंट क्लासेस, सब क्लासेस, और किस बेसिस पे ग्रुप करते हैं, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, उन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम उनको ग्रुप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। अब आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन देखिए, इस सीरीज़ में मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन की जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, अभी तक 2 क्लासेस मैंने ले ली हैं और 2 क्लासेस और आएगी, तब आपका डीआई के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज़ में। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग 2 क्लास और चाहते हैं या इस पर सिर्फ 1 क्लास और चाहते हैं, तो वो बता दीजिए। उस हिसाब से मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 2 क्लास होनी चाहिए जिसमें हम डेटा गवर्नेंस तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर 1 क्लास होगी तो मैं सिर्फ लास्ट टॉपिक करूँगी डेटा गवर्नेंस, और बीच का जो आपका टॉपिक है मैपिंग ऑफ डेटा, और इसके अलावा जो भी जितना बच रहा है हमारा वो आप छोड़ देंगे। तो आप बताइए कि क्या बेटर रहेगा, 2 क्लासेस में ले लूँ या फिर एक ही क्लास लूँ इस पर। ओके, और नेक्स्ट एक और चीज़ था मुझे पूछना था आपसे, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला टॉपिक है उस पर मुझे बता दीजिए कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप थ्योरीज चाहते हैं कि मैम इस पे थ्योरी प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं उस पर थ्योरी प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तो फाइनल स्कोर है हरजिंदर के 9 हैं आउट ऑफ 10। वेरी गुड हरजिंदर। प्रियंका के 8 हैं, मोनिका के भी 9 हैं, दीक्षा के 5 हैं, कोमल के 8 हैं, अजमत के 6 हैं, सुरेश के 8 हैं, पूनम के 5 हैं, इफ्तार के 6 हैं, पीएस के 7 हैं, रेनू के 1 हैं, पारुल के 6 हैं आउट ऑफ 8। तो देखिए, जिनके 8 मार्क्स हैं और 8 मार्क्स एंड 9 मार्क्स हैं उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। गुरवीन के 8 हैं, पूजा के 9 हैं, ओके, सुनंदा के 9 हैं, अबोली के 7 हैं, सुमन के 8 हैं। ओके, चलिए कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, जस्ट अ सेकेंड। 7, क्वेश्चन नंबर 7 इशफा इमरान ने पूछा है, इरफान ने पूछा है। 7 क्वेश्चन। ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स आर एम्प्लॉयड टू कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्डेंट टू कलेक्ट डेटा। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, मतलब उनको एम्प्लॉय किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको डेटा कलेक्ट करना है और आप अगेन बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा खुद से नहीं कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप सबके पास जाओ और उसके बाद डेटा को कलेक्ट करो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप लोगों को एम्प्लॉयड करते हो और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आप जाइए और लोगों से डेटा को कलेक्ट करिए। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स। तो जब आप वीडियो देखोगे, जो मैंने बेसिक वीडियोस प्रोवाइड की थी, तो इसमें जितने भी डिफरेंसेस है वो मैंने इजीली पॉइंट आउट किया था कि वहाँ पे आप समझ सकते हो कि इन चारों ऑप्शंस में आपस में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 and 5, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, और कौन सा क्वेश्चन चाहिए आपको? अजमत 4 और 5 क्वेश्चन। 4 में है, अंडर दिस मेथड इंटरव्यूअर्स टेक द शेड्यूल्स, मीट द इन्फॉर्मेंट एंड फिलिंग देयर रिप्लाइज। तो इसमें क्या होता है, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो भी इन्वेस्टिगेटर्स ही होते हैं। उनके पास अपना खुद का शेड्यूल होता है, उनको एक पर्टिकुलर एक पेपर और पेन दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको फिल कराने हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं या आपको वो दे सकते हैं कि आप इसको फिल कर दीजिए, या आपसे बोल सकते हैं कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमको आंसर दीजिए। तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है। शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल बेसिकली एक कागज़ होता है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो उन्हीं को हम शेड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चनएयर जैसा नहीं होता है। क्वेश्चनएयर क्या होता है? क्वेश्चनएयर ज़्यादातर आपका टिक वाला होता है कि 4 ऑप्शंस दिए उसमें से टिक कर दो या लास्ट में अपना फीडबैक दे दो। बट शेड्यूल्स क्या होते हैं? और इलेबोरेटिव होता है क्वेश्चनएयर के कंपैरिजन में। ओके, 4th and 5th क्वेश्चन। ठीक है, 4th में विच इज़ नोन एज स्टोर हाउस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए, रजिस्टर्स जो होते हैं उनको हम स्टोर हाउस बोलते हैं। ये कुछ की टर्म्स थे, आई थिंक इसको वीडियो में मैंने कवर नहीं कराया था, नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया था कि कौन से ऐसे की टर्म्स होंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि नेट में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे की टर्म्स होते हैं जो वो पूछ लेते हैं। वो जो टर्म होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं लोगों के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिंपली एक लाइन में क्वेश्चन हो कि विच इज़ नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर होगा आपका रजिस्टर्स। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको याद कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये होगा ही आएगा ही एग्जाम में, बट अगेन अगर आपको पता रहेगा और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाते तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अच्छा, वेन डायग्राम पे थ्योरी आती है क्या? मतलब वेन डायग्राम न्यूमेरिकल अगेन मैं नहीं करा रही हूँ, तो मैं वेन डायग्राम का थ्योरी आएगा क्या, तो ही मैं इसको कवर करूँ। जैसे अगर टॉपिक्स की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि पता नहीं थ्योरी आती हो या नहीं आती हो। ओके, तो सबसे सारे टॉपिक्स से रिलेटेड मैं थ्योरी दे दूँ आपको। ठीक है, ओके, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे टॉपिक्स की थ्योरी आपको दे दूँ। ओके, ठीक है, नो इश्यूज़। मुझे लगा था कि हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक हो जिससे थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती हो, तो उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, अगर सबसे आती है तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे ही थ्योरीज आपको प्रोवाइड कर दूँ। ओके, ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट सीरीज़ क्वेश्चन की सीरीज़, और हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs। तो आज के जो MCQs हैं आपके वो DI पे बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज के लिए। ओके, और हम डिस्कस करेंगे 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so this is your first question. Which of the following is not an objective of classifying the data? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है क्लासीफाई करने का डेटा को, ये आपको बताना है। ओके, तो अगर आपने आंसर देख भी लिया हो फिर भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो बेसिकली मैंने जब ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे तो इसमें ये पॉइंट सारे मैंने कवर किए थे। ओके, तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है इट कंडेंसेस द मास ऑफ डेटा इन एन ईजिली एसिमुलेबल फॉर्म। ऑप्शन बी है आपका इट एलिमिनेट्स नेसेसरी डिटेल्स। ऑप्शन सी है इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा। एंड ऑप्शन डी है आपका इट इनेबल्स वन टू गेट अ मेंटल पिक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस। तो ऑफकोर्स बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट एलिमिनेट्स नेसेसरी डिटेल
तो यहाँ पे होना चाहिए इट डज नॉट एलिमिनेट नेसेसरी डिटेल, या यहाँ पे होना चाहिए इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड है आपका द 4 मेजर बेसिस और द 4 बेसिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से मेन 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स आपको बताना है। ऑप्शन में है आपका क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद है आपका बी ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एंड देन आपका उसके बाद है आपका नन ऑफ द अबव। ओके, तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये आपके मेजर 4 बेसिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस आ सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, तो फिर वो आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होगा। अगर आपका बोला जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा, देन आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं है, बस आपसे ये पूछा है कि बेसिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, और 4 की अगर बात की है यहाँ पे, तो आपका क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको राइट आंसर यहाँ पे देना होगा। ओके, तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा बाद में, अभी क्विज खत्म होने के बाद। हाँ, सी क्यों नहीं होगा मैं वही बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं दिया है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि कौन से सोर्स ऑफ डेटा से कलेक्ट किया गया है, या कहीं पे आपको मेंशन है क्लियरली कि किस टाइप का नेचर ऑफ द डेटा क्या है, तो आपका वहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होगा। तो बेसिक 4 जो है वो हमने क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को माना है। ओके, तो इस तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपका बेसिस दिया होता है, वहाँ पे हमेशा ये पूछा होता है कि किस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मतलब ऑन द नेचर ऑफ द डेटा बात कर रहे हैं, या फिर ऑन द सोर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा बात कर रहे हैं, या ऑन द टाइप ऑफ द डेटा बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ईजिली आंसर समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे पूछा है क्लासिफिकेशन, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका इन डैश क्लासिफिकेशन द कलेक्टेड डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, मंथ, वीक्स एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी के बेसिस पे हैं ये क्वेश्चन, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। तो अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई पॉइंट आपको नहीं याद है, तो आप उन नोट्स को, आप उन वीडियोज़ को फिर से देख के याद कर लीजिए, वो आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो राइट आंसर है आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्रोनो का मतलब ये होता है डेट। तो जहाँ पे हम टाइम, ईयर या मंथ या डेट की बात करते हैं, वो आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका द क्लासिफिकेशन विच इज डन with respect to one attribute which is dichotomous in nature. 2 classes are formed, one processing the attribute and the other not processing the attribute is known as। देखिए प्लीज़ क्वेश्चन के लिए वेट कर लीजिए, थोड़ा सा क्विज खत्म हो जाए फिर मैं क्वेश्चंस आपके लेती हूँ। जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्लीज़ बाद में आप पूछ लीजिएगा क्विज के ख़त्म होने पे। यस, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो टाइम पे जो बेस्ड हो, डेट पे बेस्ड हो, ईयर पे बेस्ड हो, तो उसको आप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलोगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन आपका ऐसा होता है जहाँ पर आप किसी एक एट्रीब्यूट की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट जो वर्ड है आपका, एट्रीब्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मीन्स द क्वालिटी या फिर फीचर्स। बेसिकली एट्रीब्यूट का मतलब जो होता है वो होता है फीचर्स। तो जब भी हम किसी भी क्लासिफिकेशन में फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मैं बस उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 क्लासेस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ 2 क्लासेस की बात करी है। एक में वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और जो दूसरा क्लास है उसमें वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेल एंड फीमेल में पूरी डेटा को डिवाइड करते हैं कि कितने मेल्स हैं एंड कितने फीमेल्स हैं, तो जो मेल होंगे उनमें फीमेल वाला फीचर नहीं होगा, वो एट्रीब्यूट नहीं होगा उस डेटा में,
और जो फीमेल डेटा होगा उसमें मेल वाला एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, या फिर इसका एक और नेम होता है, वो है आपका डायकोटोमस क्लासिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लासिफिकेशन वेयर 2 or more attributes are considered and several classes are formed is called। जल्दी से बता दीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो मैनीफोल्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, तो इसलिए यहाँ पे सेवरल क्लासेस होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of summarizing classified or group data in the form of a table so that it is easily understood and an investigator is quickly able to locate the desired information is known as। तो अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर कर लीजिए, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आप। ऑप्शन ए है आपका कलेक्शन, ऑप्शन बी है आपका क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी है आपका टेब्यूलेशन एंड ऑप्शन डी है इंटरप्रिटेशन। ओके, तो राइट आंसर है आपका, ऑफ कोर्स सबको पता होगा, टेब्यूलेशन। ठीक है, टेब्यूलेशन का मतलब होता है डेटास को ग्रुप में, टेबल्स के फॉर्म में डिवाइड करना या ग्रुप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स आर स्ट्रेंथ ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा। अब जल्दी से बताइए, ये आंसर मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जल्दी से बता दीजिए। ये आपने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है और डीआई का भी सेम ही चीज़ है, तो जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कहीं पे डेटा के 2-3 जो उसके क्वालिटीज़ हैं वो मेंशन होंगी, वीकनेस मेंशन हो सकता है, स्ट्रेंथ मेंशन हो सकती है, और उसके बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, लेसर रीचेबिलिटी, टाइम कंज्यूमिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बायस आर वीकनेसेस ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा। ऑप्शन ए है आपका क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी है आपका प्राइमरी डेटा एंड ऑप्शन डी है आपका सेकेंडरी डेटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ बायस की बात की गई है। बायसनेस कहाँ पे होती है, जहाँ पे आप लोगों की पर्सनैलिटी को जज करते हो, उनके ओपिनियन को जज करते हो। ओपिनियन, पर्सनैलिटी या फिर किसी का व्यू पॉइंट, ये किस तरह के डेटा होते हैं, ये ऑफ कोर्स आपके क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो ये किसकी वीकनेस होगी, ये होगी आपकी क्वालिटेटिव डेटा की वीकनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम्स ऑफ कंट्री इन वर्ड दैट इज इंडिया, यूएस, चाइना, जापान इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी प्राइमरी डेटा एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी डेटा। ओके, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, बट इसको आपको करा जा सकता है कंफ्यूज इसमें। जैसे ये है आपका क्वालिटेटिव डेटा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसको अगर उन्होंने दूसरे तरीके से फ्रेम किया तो आपको मतलब वो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप का डेटा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 20, B is 40 and C is 60. So total number of class is 120. This is an example of which type of data? तो जल्दी से बताइए कौन सा डेटा है। ओके, तो इसके आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, आप बताइए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। ओके, तो देखिए राइट आंसर है आपका सी, दैट इज क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा।
तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना था इसको, मतलब आइडेंटिफाई करना था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा एंड क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा कैसे होते हैं, देखिए जो मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करने का मतलब बता रही हूँ तरीका। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस डेटा अगर आपसे पूछा हुआ है, जो भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में आपको दी हुई है, जैसे 42.3 है, या जो डेटा है वहाँ पे पॉइंट करके कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे वेट की वैल्यू हो गई, हाइट की वैल्यू हो गई, ये सब वैल्यू हमेशा नहीं होता कि ये एग्जैक्ट रहें, ठीक है। बट कोई ऐसा डेटा जो कि आप पॉइंट में करके नहीं लिख सकते हो, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वहाँ पे 60.3 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ओके। 60 मतलब 60 होंगे, या 60.5 स्टूडेंट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को हम क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, मतलब वो डेटा जो हम पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम डिवाइड इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि मतलब अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो वो 10 स्टूडेंट आपके डिस्क्रीट डेटा होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि 10.5 स्टूडेंट है, ओके। और अगर इस तरीके की कोई वैल्यू है जहाँ पे एंड हाफ आ रहा है या पॉइंट में कुछ आ रही है, तो वो आपकी वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है। ओके, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। प्लीज़ रुकैया, आप फिर से अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, पीछे जाकर पूरा चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, पूनम के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, हरजिंदर के भी 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, पारुल के 7 हैं, रानी के 7 हैं, राजन के 8 हैं, इफ्तार के 8 हैं, कोमल के 7 हैं, अजमत के 5 हैं आउट ऑफ 6, पूजा के 9 हैं आउट ऑफ 10, मिथुन के 6 हैं आउट ऑफ 10, शालिनी के 6 हैं आउट ऑफ 10, सुनंदा के 8 हैं आउट ऑफ 10, ओके। यस, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेसिक था, बट इसमें अगर आपका बेसिक लेवल था तो आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए थे। तो अगर आपके अभी भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कोशिश करिए कि ये सारा जितना भी क्वेश्चन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रुचि के 8 हैं आउट ऑफ 10, सुमन के 5 हैं आउट ऑफ 5, अमित के 7 हैं आउट ऑफ 10, ओके। और एक चीज़ और है, जैसे अगर डीआई की इस बार थ्योरी आती हो तो थ्योरी आई थिंक फर्स्ट टाइम आएगी, क्योंकि डेटा एंड गवर्नेंस इन्होंने ऐड किया है। तो इसका मतलब ये भी है कि क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और ना ही इतना ज़्यादा डीप में कुछ हो सकता है डीआई में, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रांगली तैयार कर लीजिए, ओके। रुकैया, आप मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है, thedynamicstudy@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए। ओके, अमृत के 10 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, वेरी गुड अमृत। तमन्ना के 5 हैं आउट ऑफ 10, ओके ओके सर। सो आई होप मैंने सबके क्वेश्चंस सबके मार्क्स कवर कर लिए हैं अभी तक। रानी, मेगा क्विज इस मंथ के बाद से होगी, मतलब नेक्स्ट मंथ से, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी मेगा क्विज ही चलेगी, ओके। आई होप किसको कोई क्वेरी नहीं है। अमृत, अभी तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे आपके नोट्स बनाने हैं और वीडियोस भी बनाने हैं, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन के नंबर्स मतलब इंक्रीज़ कर पाऊँ। बट इस मंथ के एंड में, मतलब नेक्स्ट मंथ जब होगा तब हम क्विज करेंगे, मेगा क्विज, उसमें आपकी डेली 50 क्वेश्चंस कवर होंगे, ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।
ईमेल है thedynamicstudy@gmail.com. ओके, थैंक यू सो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़, एंड ये आपकी क्लास 19 है। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज के लिए। ओके, हेलो कोमल, हेलो पूजा, हेलो पीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो डीआई के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। डीआई की ये लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं आपकी कोई भी क्लास नहीं लूँगी डीआई पे। तो डीआई का एमसीक्यूज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा, थ्योरी पार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डैश इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स ऑन अ ग्राफ। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, जल्दी से बता दीजिए। तो आई होप आपने डीआई के सारे वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप आंसर कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का जो चार्ट होता है वो मतलब ऐसे करके बना होता है, और उस पर कुछ मतलब आप कह सकते हैं बिल्डिंग्स जैसे ब्लॉक्स होते हैं, ओके, या बार होते हैं। अगर यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं दिया होता तो आपका राइट आंसर होता बार चार्ट। बार चार्ट यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, मैंने हिस्टोग्राम दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार चार्ट के लिए आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है। बार चार्ट जो होता है वो भी, वहाँ पे भी बिल्डिंग्स बनी होती है, ओके, और हिस्टोग्राम में भी बिल्डिंग्स होती हैं। तो दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बार चार्ट या फिर हिस्टोग्राम, दोनों अगर आपको बोला हुआ है, मतलब दोनों में से कुछ भी है, तो वही आपका आंसर होगा। ओके, let's move forward. A line chart or line plot or line graph is a type of chart which displays information as a series of data points called dash connected by straight line segment. तो एक जो लाइन चार्ट होता है या फिर जो लाइन जिसको हम लाइन प्लॉट बोलते हैं या लाइन ग्राफ बोलते हैं, उस चार्ट में कैसे हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से पॉइंट करते हैं या किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज मार्कर। उनको मार्कर बोला जाता है। ये एक टर्म है जो कि उन पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मार्कर टर्म जो है वो आप याद रखिएगा। Let's move forward. Next question है आपका, a line chart is often used to visualize a trend in data over intervals of time, a time series. Thus, the line is often drawn chronologically. In these cases, they are known as, तो जो भी आपके लाइन चार्ट होते हैं, जब हम उनको क्रोनोलॉजिकली ड्रॉ करते हैं या उनमें कोई टाइम सीरीज इन्वॉल्व होती है, इंटरवल्स ऑफ टाइम इन्वॉल्व होता है, तो इस तरीके के केसेस में ऐसे चार्ट को हम और कौन से नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जब मैं वीडियो करा रही थी तो भी मैंने आपको बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका बी, दैट इज़ रन चार्ट। उनको हम रन चार्ट बोलते हैं, मतलब वो सारे लाइन चार्ट जिसमें आपके टाइम सीरीज इन्वॉल्व होंगे उनको हम रन चार्ट बोलेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोसेस यूज्ड इन डेटा वेयरहाउसिंग बाय विच डिफरेंट डेटा मॉडल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर यूजिंग अ डिफाइंड सेट ऑफ मेथड्स टू कैरेक्टराइज द डेटा इन अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। तो हम कब, किस प्रोसेस के थ्रू डेटा वेयरहाउसिंग में डिफरेंट डेटा मॉडल्स को आपस में लिंक करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। हरजिंदर, कौन से क्वेश्चन में आप पूछ रही हो, वाई नॉट ए? ओके, लाइन चार्ट जब हम क्रोनोलॉजिकली, देखिए कोई भी चार्ट होगा जो लाइन चार्ट होगा उसको लाइन चार्ट तो बोलेंगे ही, बट अगर वो स्पेशली क्रोनोलॉजिकली ड्रॉ होगा तो उसको हम रन चार्ट बोलेंगे। मतलब वो लाइन चार्ट जो क्रोनोलॉजिकली ड्रॉ किए जाते हैं उनको हम रन चार्ट बोलते हैं। ओके, तो अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो ये वीडियो में मैंने कवर कराया है, वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक। ओके, तो चलिए फोर्थ का आंसर है, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज़ मैपिंग ऑफ डेटा। मैपिंग ऑफ डेटा होता है जिसमें हम चीज़ों को या डिफरेंट डेटा मॉडल्स को आपस में लिंक करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा।
ओके, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी है डेटा मैपिंग, ऑप्शन सी है आपका डेटा गवर्नेंस एंड ऑप्शन डी है आपका डेटा इंटीग्रेशन। ओके, जल्दी से आंसर करिए, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का। ओके, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज़ डेटा गवर्नेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे डेटा गवर्नेंस से, वो अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हुए या आपसे पूछा गया हो, कोई भी स्टेटमेंट आपको दी गई हो और वहाँ पे आंसर अगर उसका डेटा गवर्नेंस होगा तो सिक्योरिटी वर्ड जरूर आएगा वहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा ज़रूर आएगा। अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी किसी भी डिफरेंट चीज़ों में भी हो सकती है, जैसे डेटा मैपिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी की बात होगी। एंड डेटा इंटीग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे इंटेग्रिटी आएगी। यूजेबिलिटी की बात हम करें तो इंटरप्रेट करना मतलब यूज़ करना उसको। बट अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं, मतलब जब हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो उसमें सिक्योरिटी ज़रूर आती है जो कि कोई और रिलेटेड डेटा से कोई और रिलेटेड टर्म्स में नहीं आती है। तो सिक्योरिटी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा स्टुवर्डशिप डेटा स्टुवर्डशिप क्या होता है? ओके, हरजिंदर, मैंने अभी वीडियोस नहीं देखी है तो ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जितने भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे वहाँ पे वीडियो में क्लियर किए गए हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, डेटा स्टुवर्डशिप क्या है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, ऑप्शन ए है आपका इट इज़ अ ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि इसको हम डेटा गवर्नेंस बोलते हैं। डेटा गवर्नेंस का मतलब होता है कि टोटल उसको मैनेज करना, अवेलेबिलिटी कराना लोगों के यूज़ के लिए, देन यूजेबिलिटी उसको इंक्रीज करना, इंटेग्रेट करना, उनको आपस में इंटीग्रेशन करना उसका, एंड देन उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना। तो ये सारा कुछ हो जाता है आपका डेटा गवर्नेंस में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, आर्काइव्ड, बैक्ड अप एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मिसहैप, थ्रेफ्ट एंड अटैक। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका डेटा गवर्नेंस ही है। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइनिंग द ओनर्स और कस्टोडियन ऑफ द डेटा एसेट इन द एंटरप्राइज। तो जब मैंने वीडियो कराया था तो मैंने आपको बताया था कि डेटा स्टुवर्डशिप का मतलब होता है कि किसी को, स्टुवर्ड जो वर्ड है आपका उसी का मतलब होता है ओनर, या किसी को किसी चीज़ की कस्टडी देना कि वो उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डेटा गवर्नेंस में ही आता है, ये उसका पहला प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम ओनर्स को डिफाइन करें या उनको डिफाइन करें जो कि डेटा को मैनेज करेंगे, ओके, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे डेटा के लिए। तो ये आपका डिफाइनिंग द ओनर्स और कस्टोडियन ऑफ डेटा होगा, दैट इज सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फुल फॉर्म ऑफ DAMA इज, DAMA का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आपका डेटा मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है आपका डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन सी है आपका डेटा एनालिसिस मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो अभी तक किसी ने बी नहीं बोला था। ओके, तो ध्यान रखिएगा DAMA आपका डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन है, DA फॉर डेटा, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर एसोसिएशन। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज आर नॉट गोल ऑफ डेटा गवर्नेंस। इनमें से क्या डेटा गवर्नेंस के गोल नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका इंक्रीजिंग कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ मिसहैप्स एंड सिक्योरिटी ब्रीच। ऑप्शन सी है आपका इम्प्रूविंग डेटा सिक्योरिटी, ऑल्सो डिफाइनिंग एंड वेरीफाइंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। ऑप्शन डी है आपका डिजिग्नेटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा गवर्नेंस में करते हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ मिसहैप एंड सिक्योरिटी ब्रीच।
तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डेटा गवर्नेंस में क्या करते हैं, हम डेटास को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क ना आए, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट बोल रहा है तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन में 9th है आपका, डैश इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्टिंग ओपन डेटा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन डेटा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था, तो वो कौन सा इनिशिएटिव है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका edata.gov.in, बी है आपका data.gov.com, ऑप्शन सी है आपका data.gov.in एंड ऑप्शन डी है आपका edata.gov.com। पीएस मेगा क्विज होगी आपकी इस मंथ के बाद से, मतलब जून स्टार्टिंग से होगी, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक होगी। ओके, ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज data.gov.in। जो भी इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं वहाँ पे gov.in होता है डोमेन, तो ये याद रखिएगा, इससे थोड़ा बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नमेंट वेबसाइट्स का जो डोमेन होता है वो .in होता है, और ये data.gov.in है। ओके, ई डेटा नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 10th क्वेश्चन है आपका, द बेस ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, या आप कह सकते हैं कि किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको स्टार्ट करने में हेल्प किया है। ऑप्शन ए है आपका इजराइल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है यूके गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है आपका यूएस गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान गवर्नमेंट। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज यूएस गवर्नमेंट। तो आई होप आपको डीआई के सारे क्वेश्चंस जितने कवर हो सकते थे उतने सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अब आई होप आपका डीआई कवर हो गया होगा अच्छे से। एंड एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वीडियोस, बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं, और अपने फाइनल स्कोर्स भी शेयर कर दीजिए। ओके, अमित के 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 3, पूजा के 9 हैं आउट ऑफ 10, पूनम के 4 हैं आउट ऑफ 10, रानी के 7 हैं आउट ऑफ 10, ऋतु के 4 हैं आउट ऑफ 5, पूनम के 6 हैं आउट ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हरजिंदर के 5 हैं आउट ऑफ 10, पूर्णिमा के 6 हैं आउट ऑफ 10, राजन के 10 आउट ऑफ 10 हैं। तो पूजा एंड राजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 10 एंड 9 मार्क्स अच्छा है। जिनके भी 9 आए हैं, 10 आए हैं, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ओके, ऑथेंटिक फिटनेस के 2 आउट ऑफ 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा हुआ है कि डेटा स्टुवर्डशिप क्या होता है। तो डेटा स्टुवर्डशिप एक टर्म है डेटा मैनेजमेंट का, डेटा गवर्नेंस के अंदर ही आता है। जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा वहाँ पे कि डेटा स्टुवर्डशिप बेसिकली डेटा गवर्नेंस का पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ओनर्स को डिफाइन करते हैं कि कोई डेटा है, मान लीजिए कोई भी डेटा है, उसके कौन ओनर्स होंगे, कौन ऐसे लोग होंगे जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या जो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगेन जो पर्सन उसको मॉडिफाई करता है या जो पर्सन उसको चेंज करता है, वो पर्सन हमेशा बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसलिए उनको हम कस्टोडियन बोलते हैं या ओनर्स बोलते हैं, और उनको डिफाइन करना ही डेटा स्टुवर्डशिप बोली जाती है। ओके, तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट डेटा ले लीजिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के डेटाज ले लीजिए, वहाँ पे जो भी पर्सन के हाथ में डेटा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है उस पर्सन की, और सिर्फ जिनकी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हीं को मतलब वो डेटाज असाइन किए जाते हैं कि कोई और पर्सन उसमें चेंजेस ना करे। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
ये समित मैं अपलोड कर दूँगी, वीडियो है मेरे पास, तो आज की वीडियो नहीं आ पाई है, इस क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी। ओके ठीक है, तो आप बाद में सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा जिनके भी क्वेश्चंस छूट गए हैं। कल आपकी लाइव क्लास नहीं होगी एंड आई होप मतलब कल की क्लास जो होगी वो आपकी फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे को मैं सेम इसी टाइम पे कल वाली क्लास ले लूँगी, तो कल की लाइव क्लास नहीं होगी। सुरेश, जो ये वाली क्लास है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस वाली, ये आप फॉलो करते रहिए, इसमें सारे न्यू टॉपिक्स में कवर कर रही हूँ। ओके और जो पुराने एमसीक्यूज़ थे उसमें भी मैंने बहुत सारे न्यू टॉपिक्स कवर किए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आज या कल में आपको वीडियोस देना स्टार्ट कर दूंगी, तो मैं भी उस पर वर्क कर रही हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ। ओके आई ट्राई कि मैं उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। ओके थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ है एंड आज की क्लास है आपकी क्लास 20। तो हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो आज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपके फैलिसीज़ पे बेस्ड हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ फैलिसीज़ की वीडियोस दी थी और मैंने अभी तक टाइप ऑफ फैलिसीज़ में 3 वीडियोस दी हैं, आई थिंक 4 वीडियोस हैं उसमें। तो सबसे पहले वीडियो में फैलिसीज़ है, नेक्स्ट की जो वीडियोज़ है उसमें टाइप्स ऑफ फैलिसीज़ हैं, जिसमें से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पे हम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो अभी की जो जितनी भी फैलिसीज़ के क्वेश्चन होंगे आपके, वो आपके बेस्ड होंगे जितने भी सब टाइप्स ऑफ फैलिसीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आपका, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार कुछ किसी पेपर में, किसी आप कह सकते हो किसी भी सेक्शन में ये पूछा जाए, और ये भी हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, तो अगेन हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं ये टॉपिक कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये टॉपिक कवर हो जाए। ओके तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, यू क्लेम एथीस्ट कैन बी मॉरल येट आई हैपन टू नो यू अबैंडन्ड योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो ये बोल रहे हैं कि, थैंक यू सो मच पूजा। ओके तो ये बोल रहे हैं कि आप नास्तिक हैं बट उसके बाद भी आपने अपनी वाइफ को और बच्चों को छोड़ दिया है, तो ये किस तरीके का स्टेटमेंट है। ओके तो आज का जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, और आपको बताना है कि वो जो एग्जाम्पल है वो कौन सा फैलेसी है। ओके तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आपको नहीं भी आएगा ये, मतलब अगर आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के टॉपिक के सॉल्व करिए। ओके तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज एड होमिनम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। एड होमिनम में हम किसी भी पर्सन को उसको मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई पर्सनल कमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन पे पर्सनल कमेंट कर रहा है। ओके तो इस तरीके के जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे जहाँ पे कोई पर्सनल क्रिटिक करा जाए या पर्सनल कमेंट किया जाए, तो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो आपके एड होमिनम होंगे। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ कोर्स साइकिक फिनोमिना डू नॉट एग्जिस्ट, नोबडी हैज शोन एनी प्रूफ दैट दे आर रियल। ओके तो आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ ऐसे फैलिसीज़ हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, बट कुछ ऐसे फैलिसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं, तो ईजी फैलिसीज़ आप इजीली कर पाएंगे। ओके तो ये आपकी ईजी फैलिसी में ही आता है। ओके ओके राइट आंसर है आपका बी, दैट इज एट इग्नोरेंटियम। इसको हम अपील टू इग्नोरेंस भी बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस इसका जो कॉमन नेम है वो है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली ये बोलते हो कि अगर कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या सही है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये आपका अपील टू इग्नोरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है आपका, इट रेन्ड येस्टरडे एंड टुडे आई हैव अ कोल्ड, देयरफॉर द रेन गेव मी अ कोल्ड।
तो ये क्या है ये बताना है। यस, जब हम किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते हैं। ओके, राइट आंसर है आपका सी, दैट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो रेन हुई थी उस वजह से हमें कोल्ड हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो सकता है कोई और रीज़न हो। तो यहाँ पे आपका हेस्टी जनरलाइजेशन होगा। बिना किसी चीज़ को सोचे समझे जल्दबाजी में जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ है आपका, अच्छा देखिए क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्विज खत्म हो जाए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ़ वी लीगलाइज मैरिजुआना देन मोर पीपल वुड स्टार्ट टू टेक क्रैक एंड हेरोइन एंड वी वुड हैव टू लीगलाइज दोज टू। बिफोर लॉन्ग वी हैव अ नेशन फुल ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ऑन वेलफेयर। तो ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला है कि मैरिजुआना एक ड्रग होती है, अगर हम उसको लीगल कर देंगे तो लोग फिर हेरोइन और बाकी जो ड्रग्स हैं वो भी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसको भी लीगलाइज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि बहुत पहले हमारा ऐसा नेशन था कि जहाँ पे बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स थे, तो ऐसा नेशन हमारा फिर से बन जाएगा। तो ये क्या है ये आपको बताना है, किस तरीके की फेलिसी है यहाँ पे। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज स्लिपरी स्लोप। मतलब स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि हम कभी किसी चीज़ को कहते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, उसके बाद हम अपनी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, फिर हम कुछ और बोलते हैं और फिर हम उसका जनरलाइजेशन कुछ और निकालते हैं। तो जब हम अचानक से अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करें, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे फोकस्ड ना रहें, बेस्ड ना रहें, तो ऐसे जनरलाइजेशन को या इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। ओके, नेक्स्ट है आपका, टॉल मैन लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। ये बोल रहे हैं कि जो लोग लंबे होते हैं उनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद होती है। तो ये किस तरीके का आर्गुमेंट है या किस तरीके की फैलेसी है ये। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाकी किसी भी चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, किसी और तरीके का कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ना अपनी बात को वैलिडेट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं किसी एक फैक्टर पे बेस्ड। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, किसी एक बात पर ही आप जनरलाइज करने लगते हैं, तो उसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्स आर लाइक हैमर्स, बोथ आर टूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू किल समबडी, but it would be ridiculous to outlaw the purchase of hammers, so it would be ridiculous to outlaw the purchase of guns too। तो ये बोल रहे हैं कि जो बंदूक होते हैं और हथौड़े होते हैं वो दोनों एक तरीके के होते हैं, हम चाहें तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को मारने के लिए। तो अगर हम जो हैमर है उसके परचेज पे किसी भी तरीके का मतलब उसके परचेज को किसी भी तरीके से गलत नहीं मानते हैं, तो हमें गन्स की परचेज को भी गलत नहीं मानना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन है आपके ए एट होमिनम, बी है आपका एट इग्नोटियम, सी है आपका फॉल्स एनालॉगी एंड डी है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज फॉल्स एनालॉगी। यहाँ पे गलत तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा है, एक डायकॉटमी बनाई जा रही है जो कि रॉन्ग है। ओके, सो इट विल बी फॉल्स एनालॉगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, I know I forgot to deposit the check into the bank yesterday, but nothing I do pleases you। कि इसमें बोल रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है कि मैं कल भूल गया था चेक डिपॉजिट करना, बट मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते हो। ओके, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या होता है, रेड हेरिंग में देखिए लगता है ऐसा कि स्टेटमेंट रेलिवेंट है बट वो रियल में रेलिवेंट नहीं होता है, वो ऑन पॉइंट नहीं होता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं और उस स्टेटमेंट को किसी और ही डायरेक्शन में मोल्ड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, सैम स्मिथ डिवोर्स्ड हिज लविंग वाइफ of 10 years
हाउ कुड ही बी क्वालिफाइड टू बी मेयर, ये क्वेश्चन है। पूनम, अपील टू अथॉरिटी नहीं है, अपील टू अथॉरिटी आपका अलग है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सैम स्मिथ एक पर्सन है, वो उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया 10 ईयर्स के रिलेशनशिप के बाद। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो कैसे वो मेयर बन सकता है। ये टाइप ऑफ फेलिसीज हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा? ओके, राइट आंसर है आपका ए, दैट इज एड होमिनिम। अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, उस पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली उसको क्रिटिक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई फिगर दैट यू कुडंट पॉसिबली गेट इट राइट सो आई इग्नोर योर कमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको इसको ठीक नहीं लगेगा, तो मैंने पहले ही आपके कमेंट को इग्नोर कर दिया। तो ये क्या है? सी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्विज खत्म हो जाए शहाना, फिर आप क्वेश्चन डिस्कस करिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, राइट आंसर है ए, दैट इज एड होमिनिम। ये बोल रहे हैं यहाँ पे अगेन पर्सनली कमेंट किया जा रहा है, किसी को क्रिटिक किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला, उनको मतलब इस तरीके से कर रहे हैं कि जो पर्सन है सामने वाला उसको समझ में नहीं आती चीज़ें, तो यहाँ पे पर्सनल कमेंट हो रहा है, पर्सनली किसी को क्रिटिक किया जा रहा है। तो अगेन आपका राइट आंसर होगा ए, दैट इज एड होमिनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम अ गुड वर्कर बिकॉज फ्रैंक सेज सो, हाउ कैन वी ट्रस्ट फ्रैंक? सिंपल, आई विल वॉच फॉर हिम। तो ये बोल रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा वर्कर हूँ क्योंकि फ्रैंक ऐसा कहता है। तो सामने बोल रहा है कि लेकिन हम फ्रैंक को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं ये सिद्ध करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए तुम फ्रैंक को ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये क्या होगा? अगेन इस तरह के जो स्टेटमेंट होंगे उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है, इस तरह की फेलिसीज को। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि चीज़ों को हम एंड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं बहुत दिमागदार हूँ क्योंकि मेरा दिमाग कहता है कि मैं दिमागदार हूँ। ओके, तो ये इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। अब आप ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो हम उसको रीडिस्कस कर लेते हैं और आपकी जो फाइनल मार्क्स हैं वो बता दीजिए। तो एक दो क्लास और होगी, आई होप एक क्लास मैं और ले लेती हूँ इस पर, जिसमें टाइप्स ऑफ फेलिसीज जो हैं उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन और मतलब और एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं आपको हों, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक क्लासेस आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इट रेन्ड येस्टरडे एंड टुडे आई हैव अ कोल्ड, देयरफॉर रेन गेव मी अ कोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री जनरलाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी कराया था आपको, ओके, तो इसमें क्या इशू है मधुमिता, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये बताइए। शहाना, एसी आप क्या बोल रहे हो, बताइए एसी कब आएगा, एसी का मतलब क्या है? यस पीएस, एग्ज़ाम्स जब तक नहीं है तब तक क्लासेस होंगी आपकी एमसीक्यूज़ की। ओके, तो परेशान मत होइए, और इस पर ठीक है मैं 2 क्लास और ले लेती हूँ ये वाले टॉपिक पे। देखिए ये टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।
अच्छा, एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए, अगर किसी को पता हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा तो इनको बता दीजिए। आप लोग इतने शॉर्ट में मत लिखा कीजिए, क्योंकि एक का कुछ भी मीनिंग हो सकता है। ओके, 27 के बाद आएगा शाहाना। तो देखिए इसमें क्या है, मधुमिता, यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि इट रेन्ड येस्टरडे एंड टुडे आई हैव अ कोल्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये उस पे रेन पे बोल रहे हैं, बट इनको पता नहीं कि रेन ही इसका एक्चुअल रीज़न है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे हेस्टी जनरलाइजेशन है। तो देखिए हेस्टी जनरलाइजेशन जो है आपका, ये जो फेलिसी होती है, ये किसी एक आर्ग्यूमेंट पे, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट मान लीजिए फॉर्म किया गया है, कोई स्टेटमेंट आपका फॉर्म किया गया है, तो अगर वो स्टेटमेंट में सिर्फ वन आर्ग्यूमेंट है तो भी वो करेक्ट हो सकता है, अगर दो आर्ग्यूमेंट है तो भी वो हिस्ट्री जनरलाइजेशन हो सकता है, जब तक वो पॉइंट वैलिडेटेड ना हो। ठीक है, जहाँ पे आपको लैक ऑफ वैलिडेशन लगे वो आपका हिस्ट्री जनरलाइजेशन होगा। ये टॉपिक आपका फैलेसीज है, इस पे मैंने कवर कराया है, लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, 2-3 वीडियोस हैं, वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ये आपका नया टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी कुछ मैंने कवर करा दिया है, बाकी जितनी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर कराती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी वीक में इसको कवर करवा दूँ, लॉजिकल रीजनिंग का। ओके, और जितना थ्योरी है मैं वही कवर करवाऊँगी, तो जो भी प्रैक्टिकल है वो आप खुद से करिए, खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सारे ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर